नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प अकादमिक दस्तावेज है और आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे। हाँ, और जानने की कोशिश करेंगे कि पानी से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब क्या हैं। बिल्कुल, जैसे कि पृथ्वी पर असल में कितना पानी है, ये आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, और कैसे ये अपने आप में एक पूरी दुनिया को जिंदा रखे हुए हैं। सही। तो ये हमारा आज का मिशन है। और मुझे लगता है कि शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका एक बहुत ही यूं कहिए चौंकाने वाले तथ्य से है। अच्छा, वो क्या है? कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी का सारा पानी मतलब सारा का सारा एक बड़े ग्लास में भर दिया जाए। ठीक है, कर ली कल्पना, एक बड़ा सा गिलास। तो उसमें से हमारे इस्तेमाल लायक यानी पीने और खेती के लायक ताज़ा पानी कितना होगा, कोई अंदाजा? शायद 1/4 गिलास या उससे कम। सिर्फ 1 चम्मच। 1 मिनट, क्या 1 चम्मच? सिर्फ 1 चम्मच? ये बात सुनने में ही अजीब लगती है। हाँ, मेरा मतलब है, हम जब भी धरती की तस्वीर देखते हैं तो वो एक नीला गोला नजर आती है। 70% से ज्यादा तो पानी ही पानी है, और आप कह रही हैं कि हमारे हिस्से में सिर्फ 1 चम्मच आता है। बिल्कुल, और यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे हमारा स्रोत तोड़ता है। ओहो। वो जो विशाल नीला समंदर हमें दिखता है ना, वो लगभग पूरा का पूरा खारा पानी है, जिसे हम पी नहीं सकते। न पी सकते हैं न उससे फसलें उगा सकते हैं। हमारा पूरा जीवन, सारे पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, हम सब उस 1 चम्मच मीठे पानी पर ही निर्भर है। तो ये खारे और मीठे पानी का फर्क ही मतलब यही सारी कहानी तय करता है। यही सब कुछ है। हालांकि एक बात है, खारे पानी का भी अपना एक इस्तेमाल तो है। जैसे स्रोत में गुजरात के नमक के मैदानों का जिक्र है। हाँ बिल्कुल। वहाँ समुद्र के पानी को विशाल क्यारियों में इकट्ठा किया जाता है, सूरज उसे भाप बनाकर उड़ा देता है और पीछे रह जाता है सिर्फ नमक। भारत का ज्यादातर नमक वहीं से आता है। सही। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन जब जिंदा रहने की बात आती है तो उस 1 चम्मच मीठे पानी का कोई विकल्प नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि प्रकृति के पास उस 1 चम्मच को बार बार खत्म होने से बचाने का एक शानदार तरीका है। आप जल चक्र की बात कर रही हैं ना, वाटर साइकिल? एग्जैक्टली। वाटर साइकिल, हाँ, ये तो हम सबने स्कूल में पढ़ा है। स्रोत में एक बड़ा मजेदार प्रयोग भी दिया है, बैग में जल चक्र। हाँ, मैंने भी पढ़ा। एक प्लास्टिक बैग में थोड़ा पानी भरकर धूप में रख दो, पानी भाप बनेगा, ऊपर जाकर ठंडा होगा और बूंदे बनकर वापस नीचे गिरेगा। लेकिन क्या ये वाकई इतना सरल है? मतलब एक छोटे से प्लास्टिक बैग में वो सब हो सकता है जो हमारे पूरे वायुमंडल में होता है? ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब है हाँ और नहीं। अच्छा। जाहिर है, असल दुनिया में हवा का दबाव, तापमान, हवा की गति जैसी कई और चीजें काम करती हैं। लेकिन वो प्रयोग पानी की सबसे बुनियादी और जादुई खासियत को पकड़ता है कि वो गर्मी से अपना रूप बदल सकता है। बिल्कुल, ठोस से तरल, तरल से गैस। और ये खासियत इतनी शक्तिशाली है कि ये हमारे पूरे ग्रह का मौसम चलाती है। यहाँ पर एक और बात है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये जो भाप बनकर पानी ऊपर उठता है और फिर बादल बनता है, ये प्रक्रिया होती कैसे है? क्या सिर्फ भाप का ठंडा हो जाना ही काफी है? नहीं, और यहीं पर एक बहुत गहरी जानकारी छिपी है। बताइए। हवा में सिर्फ जलवाष्प होना काफी नहीं है। उसे जमा होने के लिए, मतलब बूंद बनने के लिए, एक सतह चाहिए। एक सतह हवा में? हाँ, हमारे वायुमंडल में ये सतह देते हैं हवा में तैरते धूल, धुएं और नमक के बेहद छोटे कण, जिन्हें एरोसोल कहते हैं। पानी की भाप इन्हीं कणों के चारों ओर जमा होकर बूंदे बनाती है। तो एक तरह से हवा की गंदगी ही हमारी साफ बारिश की वजह बनती है। कमाल है। मतलब बिना धूल मिट्टी के बादल ही नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। और इस पूरे साइकिल की रफ्तार क्या है? मतलब पानी कितनी तेजी से घूमता है इस सिस्टम में? इसकी रफ्तार हैरान करने वाली है। सोचिए, एक पानी का मॉलिक्यूल महासागर में औसतन 4000 साल तक रह सकता है। 4000 साल? हाँ, लेकिन अगर वो भाप बनकर हवा में चला जाए तो सिर्फ 9 से 10 दिन में ही बारिश बनकर वापस धरती पर गिर जाता है। सिर्फ 10 दिन में? हाँ, हमारा पूरा मौसम, हमारी नदियाँ, हमारी खेती, सब कुछ पानी की सी तेज रफ्तार यात्रा पर टिका है। ठीक है, तो जल चक्र ने अपना काम किया और वो 1 चम्मच वाला कीमती पानी बारिश बनकर धरती पर वापस आ गया। लेकिन यहाँ कहानी और उलझ जाती है, खासकर हमारे शहरों में। दिल्ली या मुंबई में जब बारिश होती है
तो ऐसा लगता है कि वो सारा पानी सीधे गटर में बहकर बर्बाद हो रहा है। क्या वाकई ऐसा ही होता है? काफी हद तक हाँ। और यहीं से पानी के दूसरे सफर की कहानी शुरू होती है। दूसरा सफर? हाँ, जब बारिश होती है तो पानी के पास दो रास्ते होते हैं। कौन कौन से? या तो वो जमीन के नीचे चला जाए या फिर सतह पर बह निकले। जो पानी मिट्टी सोख लेती है और वो धीरे धीरे रिस कर जमीन के नीचे चट्टानों की परतों में जमा हो जाता है, उसे हम भूजल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। हमारे कुएं, हैंडपंप, बोरवेल, वो सब इसी खजाने से पानी खींचते हैं। तो इसका मतलब हमारे शहर एक तरह से कंक्रीट के छाते बन गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो पानी को जमीन तक पहुंचने ही नहीं देते। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। अगर शहरों में जमीन कच्ची छोड़ दी जाए तो हर बारिश में कीचड़ और बाढ़ का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? क्या एक कंक्रीट एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश नहीं है? ये एक ट्रेड ऑफ है। मतलब एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज खोनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। हमने बाढ़ और कीचड़ से बचने के लिए पक्की सड़कें तो बना ली, लेकिन हमने पानी को जमीन में वापस भेजने का जो प्राकृतिक रास्ता था वो बंद कर दिया। और नतीजा? नतीजा ये है कि शहरों में ग्राउंड वाटर का स्तर लगातार गिर रहा है। वहीं जंगल या गांव में जहां पेड़ पौधे और कच्ची मिट्टी होती है, पानी आसानी से जमीन में चला जाता है और उस भूमिगत खजाने को रिचार्ज करता रहता है। हाँ, पेड़ की जड़ें तो एक तरह से स्पंज की तरह काम करती हैं। अच्छा, और वो पानी जो जमीन के नीचे नहीं जा पाता वो कहाँ जाता है? वो बनता है सतही जल, सरफेस वाटर। मतलब नदियों और तालाबों वाला पानी। हाँ, ये पानी ढलान की तरफ बहना शुरू कर देता है और छोटी छोटी धाराओं से मिलकर नालों और फिर नदियों की शक्ल ले लेता है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन कल्पना करने को कहा गया। हाँ, वो अखबार वाला उदाहरण है ना। हाँ, सोचिए आपने एक अखबार को मरोड़कर एक पहाड़ जैसी ऊबड़ खाबड़ आकृति बना ली है। अब अगर आप उसकी चोटी पर मुट्ठी भर सरसों के दाने गिराएं तो क्या होगा? वो दाने सीधे नीचे नहीं आएंगे। नहीं, वो अखबार की सिलवटों और ढलानों के साथ साथ अलग अलग रास्ते पकड़कर बहेंगे। कुछ एक तरफ जमा होंगे, कुछ दूसरी तरफ। बिल्कुल। और नदियाँ? नदियाँ बिल्कुल ऐसे ही अपना रास्ता बनाती हैं। वो पहाड़ों से निकलकर जमीन की बनावट के हिसाब से बहती हैं। और यही वजह है कि भारत के नक्शे पर गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में। जमीन की ढलान ही उनका रास्ता तय करती है। और इसी में एक बहुत ही अनोखा उदाहरण भी है, लूनी नदी। ओहो हाँ, जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है लेकिन किसी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। वो गुजरात के कच्छ के रण के रेगिस्तान में ही कहीं खो जाती है। एक पूरी की पूरी नदी जो रेगिस्तान में गायब हो जाती है। ये दिखाता है कि पानी का सफर कितना विविध और अप्रत्याशित हो सकता है। तो अब तक हमने उस एक चम्मच पानी की दुर्लभता को समझा। हाँ, उसके आसमान से जमीन तक के सफर को भी देख लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं होती। पानी का हर एक स्रोत, चाहे वो तालाब हो या नदी, अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। बिल्कुल। और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं और पौधों में कमाल के गुण होते हैं जो उन्हें वहाँ रहने में मदद करते हैं, जिसे हम अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे स्रोत में फिशिंग कैट का जिक्र है। बिल्कुल। मुझे तो हमेशा लगता था कि बिल्लियों को पानी से नफरत होती है। ज्यादातर बिल्लियों को होती है, लेकिन ये अलग है। ये भारत के दलदली इलाकों में मिलती है और इसके पंजों के बीच में, आप यकीन नहीं करेंगी, जाली बनी होती है। बत्तख की तरह? बिल्कुल, बत्तख की तरह। ये एक शानदार तैराक है और पानी में गोता लगाकर मछलियां पकड़ती है। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। वाह। और पौधों का क्या? जैसे कमल का पत्ता, वो हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। हाँ, वो मोतियों की तरह लुढ़क जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी सतह पर एक मोम जैसी परत होती है, एक वैक्स कोटिंग। अच्छा। ये परत उसे वाटरप्रूफ बनाती है और ये दो काम करती है। एक, पत्ते को पानी में रहकर सड़ने से बचाती है। और दूसरा पत्तों पर मौजूद सांस लेने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको साफ रखती है। ये एक तरह का सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है। ये सब कुछ एक दूसरे से कितनी बारीकी से जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा। स्रोत में एक खेल का जिक्र है, कौन किसको खाता है, जो असल में फूड चेन या खाद्य श्रृंखला को समझाता है। हाँ। नदी में छोटे पौधे हैं जिन्हें छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं और बड़ी मछलियों को मगरमच्छ या सारस जैसे पक्षी। ने एक पूरा सिस्टम है। हाँ, और ये सिस्टम बहुत नाजुक है।
सोचिए अगर किसी वजह से नदी से सारी छोटी मछलियां गायब हो जाएं, तो क्या होगा? तो बड़ी मछलियों और मगरमच्छों के लिए खाना खत्म हो जाएगा उनकी आबादी कम होने लगेगी। और दूसरी तरफ जिन छोटे पौधों को वो मछलियाँ खाती थीं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। उस एक चम्मच पानी पर निर्भर ये पूरा इकोसिस्टम एक ताश के पत्तों के घर की तरह है। एक पत्ता खींचो और पूरा ढांचा हिल जाता है। हर जीव की अपनी एक भूमिका है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत के मुख्य निकातों को समेटते हैं। सबसे पहले तो ये कि धरती पर अथाह पानी होने के बावजूद हमारे इस्तेमाल लायक मीठा पानी सिर्फ 1 चम्मच के बराबर है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, हमने समझा कि जल चक्र प्रकृति का एक जादुई सिस्टम है जो उस 1 चम्मच पानी को लगातार रिसाइकिल करता रहता है, और ये साइकिल हवा में मौजूद धूल के कणों जैसी छोटी छोटी चीजों पर भी निर्भर है। तीसरा, हमने पानी के दोहरे सफर को देखा, कैसे वो जमीन के नीचे जाकर हमारा भूमिगत जल का भंडार भरता है और कैसे हमारे शहरों का कंक्रीट इस जरूरी प्रक्रिया में रुकावट डाल रहा है। और आखिर में हमने देखा कि पानी सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड नहीं है। नहीं, ये जीवन से भरा एक पूरा संसार है जहाँ हर जीव और पौधा एक नाजुक संतुलन में एक दूसरे पर निर्भर है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें पानी को नल खोलो और आ गया वाली चीज समझना बंद करना होगा, है ना? बिल्कुल, ये एक लिमिटेड स्टॉक है जिसे हम सब शेयर कर रहे हैं, इंसान भी और वो फिशिंग कैट भी। हाँ, और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम सुनने वालों को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। जरूर। स्रोत में एक सवाल पूछा गया है, शहर की तुलना में जंगल में बारिश के पानी का क्या होता है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपनी तरक्की में प्रकृति के बनाए सिस्टम से कितना अलग रास्ता चुन लिया है। अगली बार जब आपके शहर में बारिश हो तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि ये कीमती पानी कहाँ जा रहा है।